हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम लोग आ चुके हैं 13 एपिसोड की तरफ और लगातार हमारी कोशिश ये है, शुरू से लेके आपने देखा होगा जिस पहले एपिसोड से लेके अभी तक हम लोग जाते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में और वहाँ पर स्पेसिफिक जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं उनसे मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम आप लोगों से बात करने वाले हैं वो है फार्मेसी। और ये चूँकि मेडिसिन से रिलेटेड है और इसके लिए हम आए हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में, एक रेपुटेड कॉलेज में आए हुए हैं देहरादून के। और वहाँ हम लोग विशेषज्ञों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि फार्मेसी की फील्ड में आपके लिए क्या क्या संभावनाएं खुलती चली जाती हैं और किस तरह से आप फार्मेसी की फील्ड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपके लिए भविष्य में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी खुलती हैं, प्लेसमेंट किन किन डिपार्टमेंट में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको बहुत गहराई से समझेंगे और समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इस फील्ड में जुड़े हुए जो हमारे फार्मेसी के जो हमारा पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड हैं। आपकी जो लैबें होती हैं वो किस तरह की होती हैं, वो लैब में भी विजिट करेंगे। आपके जो डॉक्टर्स हैं जो इसमें काफ़ी अनुभवी डॉक्टर्स हैं उनकी बात भी सुनेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपके जो फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है या फार्मेसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं आने के लिए तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती चली जाती हैं। तो गाइज हम लोग चलते हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और आपकी पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस उनसे लेंगे और उस क्वेश्चंस को आप इस जो हमारा वीडियो है इसको शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब भी मैं क्लास में आपसे मिलता हूँ कि ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद या पीसीएम होने के बाद, पीसीबी पास आउट होने के बाद मेरे लिए फार्मेसी में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस तरह से मैं इसमें आगे अपना करियर को डेवलप कर सकता हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस आप हमसे पूछते हैं, आपने हमें भेजे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम हमारे एक्सपर्ट से लेंगे और उनसे सारे क्वेश्चन लेने के बाद इस पूरे प्रोग्राम को हम आपके साथ भेजेंगे, आपके पास भेजेंगे। तो आप इस पूरे प्रोग्राम को देखते रहिएगा और वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और इस प्रोग्राम में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपसे एंड में वीडियो के एंड वाले पार्ट में इस बार आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। चलते हैं गाइज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके पास और उनसे मिलते हैं इस प्रोग्राम के एंड में। डॉक्टर जीटी कुलकर्णी सर हैं, आप डीन हैं और फार्मेसी के डिपार्टमेंट को काफ़ी सालों से देख रहे हैं। सबसे परिचय करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर सर। थैंक यू। कुलकर्णी सर, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ से जो हमारे व्यूअर्स हैं सर उनको एक जानकारी आपकी तरफ से देना चाहता हूँ कि सर आपकी एजुकेशन की जर्नी सर कहाँ से शुरू हुई है और इस जो पर्टिकुलर जो डीआईटी यूनिवर्सिटी है इसमें सर आप कब से इस काम को देख रहे हैं, कब इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे एजुकेशन मैंने शुरू किया बी फार्म से जी सर। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कर्नाटका में, वो 1992 में मैंने बी फार्म किया। जी सर। सेम उसी यूनिवर्सिटी से मैंने 1994 में एम फार्म किया। उसके बाद टीचिंग में ही हूँ। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई एम नॉट ए टीचर बाई चांस बट आई एम ए टीचर बाई चॉइस। मुझे टीचर बनना था, मैं इसीलिए मेरे इंडस्ट्री के ऑफर सारे छोड़ के मैं टीचिंग में ही हूँ उसी दिन से। और 2007 से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हूँ। तो आज के डेट में मेरा नियरली 30 साल एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग एंड रिसर्च मिला के। और मेरे 176 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में। जी सर। और नियरली 200 के आसपास मैंने कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशंस किया है और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किया, कंडक्ट किया। जी सर। और 2007 से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हूँ, जैसे मैंने कहा था। 2-3 अलग अलग कॉलेजेस में था मैं, बट 2007 से मैं हूँ यही नॉर्थ में ही। चाहिए नहीं लेना चाहिए फार्मेसी के सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फार्मेसी को सर किस तरह से देखते हैं सर, थोड़ा इस पर एक बार। फार्मेसी जो है और ये क्यों जरूरी है सर? हाँ, फार्मेसी जो है ये जहाँ तक ह्यूमंस है कोई ना कोई डिसीज़ तो होता रहेगा और हर डिसीज़ के हिसाब से हमें ड्रग डेवलपमेंट तो नया मेडिसिन से ढूंढना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल इन ए नटशल हम लोग बता सकते हैं कि फार्मेसी जो है इट इज़ एवरग्रीन फील्ड, क्योंकि इसमें जब तक मनुष्य जाति है तब तक तो डिसीजेस रहेंगे, तब तक नए औषधों के खोज तो हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए फार्मेसी का जो स्कोप है वो कभी कम नहीं हो सकता। और स्पेसिफिकली अभी की बारे में हम बात करें तो भारत को कहा जाता है कि फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में 40% जेनेरिक मेडिसिन जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होता है। हाँ, तो इट कैन बी कॉल्ड एज वर्ल्ड फार्मेसी।
जी। पूरे दुनिया का फार्मेसी इंडिया ही है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ हर साल इतने ही अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ निकल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं, कम तो नहीं। सर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, इसमें बच्चा जब 12th में पढ़ रहा होता है और हम लोग काउंसलिंग के दौरान जब सर से उनसे मिलते हैं सर क्लास में, तो जनरली बच्चों का 2-3 क्वेरी होता है सर। एक तो क्वेरी ये रहता है कि सर अगर मैं ये फार्मेसी में एडमिशन लेता हूँ तो मुझे क्या क्या इसमें कितनी एडिशनल मुझे तैयारी करनी पड़ेगी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किन किन सब्जेक्ट पे कमांड करना पड़ेगा, जो अभी 12th में पढ़ रहा है सर। और उसके बाद जब वो आता है फार्मेसी की फील्ड में तो वो पूछता है, सेकंड क्वेश्चन उसका ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटी जॉब का क्या क्या मिल सकता है सर, डिप्लोमा बेसिस पे क्या क्या जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो बैचलर करेगा तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, मास्टर करने पर और पीएचडी करने पे क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है सर, इसको थोड़ा सा लोग दीजिए। हाँ, जैसे डिप्लोमा करने के बाद अपॉर्चुनिटीज तो है जी जी जी। हर जगह। मिनिमम रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन जो है इंडिया में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से वो डिप्लोमा इन फार्मेसी ही है। अच्छा सर। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बी फार्म वाले भी बन सकते हैं, एम फार्म वाले भी बन सकते हैं, बट पीएचडी उसमें नहीं आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। बट डिप्लोमा, बी फार्म, एम फार्म तीनों है। तो इसका मतलब मिनिमम डिप्लोमा करने पर भी मोस्टली क्या होता है इंडिया में, डिप्लोमा वही लोग करते हैं जिनको अपने फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी खोलना है या होलसेल फार्मेसी खोलना है। तो वो लोग डिप्लोमा कर सकते हैं क्योंकि 2 साल में हो जाएगा और इमीडिएटली अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 2 साल के डिप्लोमा में कर सकते हैं। 2 साल के डिप्लोमा में। और बी फार्म करने के बाद भी ये सब हो सकता है। प्लस स्टार्टअप के जो आइडिया है उसके फंडिंग और ये सारी चीज़ें बी फार्म के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। एम फार्म करने के बाद रिसर्च एक्सपीरियंस आ जाएगा लोगों को एक स्पेसिफिक फील्ड में, फिर स्टार्टअप के जो चांसेस हैं, अच्छे प्रोजेक्ट लिखने की क्षमता आ जाएगी। उस हिसाब से फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, एमएसएमई का हो, ये सारे फंडिंग आसानी से मिल सकते हैं, बच्चे को मिल सकते हैं। और बी फार्म करने के बाद अलग अलग टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एक तो सीधा है कि अपने फार्मेसी खोल लो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने चेन ऑफ फार्मेसी खोल दिया है, मतलब 20-20, 25-25 फार्मेसी के ओनर्स हैं आज के डेट में। और आज के डेट में ये भी है कि इवन होलसेल फार्मेसी शुरू करना है तो भी आपको फार्मेसी डिग्री ज़रूरी है। तो उस हिसाब से होलसेल फार्मेसी हो या रिटेल फार्मेसी हो, दोनों जगह फार्मासिस्ट के जगह तो है ही। खुद भी खोल सकते हैं दूसरे फार्मेसी में, जैसे अपोलो फार्मेसी टाइप, उसमें जॉब भी कर सकते हैं अच्छे खासे। अपोलो जैसे इसमें मैक्स फार्मेसी है, अपोलो फार्मेसी इसमें, या मेड प्लस, इस टाइप में अच्छे सैलरी भी मिल रहा है। तो बी फार्म के बाद ये भी हो सकता है। या अदरवाइज एक और सबसे अट्रैक्टिव है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR। तो वो बड़ा अट्रैक्शन है बी फार्म के बाद, क्योंकि सबसे अच्छा सैलरी तो उसी में मिलता है बच्चों को। तो मेजॉरिटी लोग उसी में जाना पसंद करेंगे जो जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें शुरुआत में भी सैलरी ज़्यादा है और उसके बाद सैलरी हाइक जंप जो है वो जल्दी हो जाते हैं। इनके परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड है। अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा सैलरी आ जाएगा, 6 महीने में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पोस्ट। उसके अलावा अगर सरकारी में जाना चाहते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट तो अब निकल ही रहे हैं रेगुलरली, हर एक स्टेट में निकल रहा है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सर कौन सी क्वालिफिकेशन? बी फार्म के बाद कर सकते हैं विथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। 1.5 ईयर के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो मिल जाएगा। और इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं लोग, जैसे प्रोडक्शन में जा सकते हैं, या क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, या मार्केटिंग में जा सकते हैं। और नया एक फील्ड आ रहा है कि फार्माको विजिलेंस। हाँ, इसमें ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट जो बोलते हैं, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है फार्माको विजिलेंस में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ 20 साल पहले ये शुरू किया था, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो उसके तहत अब ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ये फार्माको विजिलेंस सेंटर्स बने हुए हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पे भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही चाहिए ये सब डाटा मैनेजमेंट करने के लिए। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो फार्माको विजिलेंस में इन्वॉल्व है, और डायरेक्टली दे आर लिंक्ड टू US कंपनीज।
यूएस के साथ। तो उस हिसाब से ये एक सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी लगता है बी फार्म बच्चों के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा तीसरा है कि मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोड। हाँ, उसके लिए बी फार्म के करते हुए या करने के बाद 3 महीने का एक ट्रेनिंग होता है छोटा सा, जी जी वो ट्रेनिंग ले ले, क्योंकि उसमें फार्मेसी वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि इनको पूरा नॉलेज है। जी जी नर्सिंग और अदर इसमें उनको नॉलेज है डिसीज़ के बारे में, अच्छा। मेडिसिन के बारे में पता नहीं है। पर यहाँ पे दोनों साइड के नॉलेज है, तो नॉर्मली मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग में फार्मेसी वालों को प्रेफर किया जाता है। और इसमें शुरुआत से ही 35-40,000 तो सैलरी मिल ही जाएगा, और 1 साल में ऑलमोस्ट डबल होने की चांस भी है। हाँ, तो मेडिकल कोडिंग आज के डेट में वो भी एक सबसे अट्रैक्टिव पोस्ट है। पोस्ट हो सकता है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे सर ने जो है जानकारी दी आपको। सर ने बताया कि देखिए फार्मेसी, आप जो हमसे क्वेश्चन पूछते थे अपने जो काउंसलिंग के दौरान, तब सबसे ज़्यादा यही सवाल हमसे करते थे कि सर अगर हम फार्मेसी के सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उसमें। मैं अपने लेवल पे समझाता था, उसको समझने में, उसको वो एक लिमिटेशन पे मैं आपको समझा पाता था कि आप इन चीज़ों को करेंगे। लेकिन सर ने कितना डीप अपने रिसर्च के हिसाब से आपको बताया, उनके पास जो नॉलेज था उसके हिसाब से उन्होंने आपको गाइड किया कि अगर आप फार्मेसी का छोटा सा डिप्लोमा भी करते हैं, वहाँ से भी आप कैसे स्टार्ट करते हैं, और जब आप पीएचडी लेवल तक जाते हैं तो आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं, और आप अपनी जो है जो सेवा भाव के साथ साथ आप अपने पैसा भी कमाते हैं, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, और आप अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर सकते हैं इस फील्ड में आने के बाद। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती चली जाती है। सर एक लास्ट मैसेज सर आपकी तरफ से, हमारे जितने व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं सर, इनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप? एक आपकी तरफ से एक मैसेज। मेरा तो कहना यही है सर कि फार्मेसी इज एवरग्रीन फील्ड, जी जी रिसेशन प्रूफ जी प्रोफेशन, जी सर। और इसमें हम पैसे के साथ साथ ह्यूमैनिटी की सेवा भी कर सकते हैं। तो ये तीनों लेने के बाद दिस इज़ वन ऑफ द नोबल फील्ड फॉर वर्किंग, एंड फार्मेसी कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर बिल्डिंग देयर करियर। तो मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि मैं भी फार्मेसी का हूँ, मैंने किया है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो गाइस आप लोगों ने देखा, सर ने आपको मैसेज भी किया, उन्होंने आपको सारी चीज़ें जानकारी दी। अब तक सबसे विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय देंगे। थैंक यू। फार्मेसी के जो एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मनदीप कुमार अरोड़ा सर के पास आए हुए हैं। तो सबसे पहले अरोड़ा सर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थोड़ा सा सर हमारे जो व्यूअर्स में देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं आपकी तरफ से सूक्ष्म परिचय उनको कराना चाहता हूँ कि आप सर एजुकेशन की जर्नी सर कहाँ से शुरू हुई और कितने साल से सर इस फील्ड में हैं, और यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं सर? थोड़ा पहले इस पर प्रकाश डालिए। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा जी कि जब मैंने बी फार्मा किया जी जी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग में आऊँगा और स्पेशली फार्माकोलॉजी फील्ड को ऑप्ट करूँगा। जी सर। तो मैंने 2001 में अपना बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद जी जी 2 साल मैंने PGI चंडीगढ़ में जॉब की। अच्छा सर। मैं पेरेंटल न्यूट्रिशंस को देखकर जी जी वहाँ पे जितने ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग थिंग्स, अच्छा सर। तो MD स्टूडेंट्स को खासकर जो मेडिसिन में और सर्जिकल वार्ड्स में होते थे, जी सर। तो मैं उन्हीं के साथ लैबोरेटरी में काम करता था ताकि पेशेंट को अच्छे से न्यूट्रिशन दी जाए, कैलकुलेशन की जाए। जी 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 उनकी खासकर GI सर्जरीज होती थी। जी जी फिर मुझे मौका मिला इंग्लैंड जाने का, 2 साल मैंने वहाँ जॉब की। जी सर। तो वहाँ एक छोटा सा इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव उसी से रिलेटेड होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे कोई हमारे नॉन थे, उन्होंने कहा कि आप इंडिया से आए हैं, फार्मासिस्ट हैं जी जी, और मेरे कोई आगे क्लाइंट हैं, उनके क्लाइंट तो वो आपसे मिलना चाहेंगे कि उनको एपिलेप्सी, जो मिर्गी का दौरा हम बोलते हैं, जी बिल्कुल सर, उससे वो पीड़ित थी। तो उन्होंने मुझसे टाइम लिया कि कब टाइम मिलेगा। मुझे लगा कि मैं एक आम फार्मासिस्ट हूँ, मैं अपना टाइम का क्या बताऊँ कि कब दूँ, कब दे इसका। तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी थी कि हाँ टाइम बोलना था कुछ, तो मैंने 15 दिन के बाद का टाइम दिया। जी जी, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ बिजी भी था। जी जी, कुछ ये था कि मैं उस एरिया में जब जाऊँगा तभी मिल लूँगा। तो वो फॉल्किर्क एक स्कॉटलैंड में जगह पड़ती है। जी जी, तो वहाँ की वो रहने वाली थी लेडी जी, तो उन्होंने मुझसे जब बात की कि मुझे ऐसे ऐसी ये प्रॉब्लम है, तो जब मैंने अपनी नॉलेज को रिकॉल किया तो मुझे कुछ वर्ड्स याद आए। एपिलेप्सी, ग्रैंड मैल एपिलेप्सी,
एपिलेप्सी होती है, पेटिट माल एपिलेप्सी होती है, उसकी ये टाइप्स होती हैं, उसमें ये मेडिसिन होती हैं। क्योंकि मैं किसी और फील्ड में काम कर रहा था, थोड़ा सा भूल भी गया, पढ़ाई में आप भूल जाते हैं कभी, बिल्कुल 4-5 साल के बाद थोड़ा नहीं याद करने दिए। तो मुझे जितना याद आया तो मुझे लगा यार ये सफिशिएंट नहीं था उस पर आंसर देने के लिए, या वो जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस उसने एक्सपेक्टेशन से मुझसे बात करनी चाहिए थी, वो उसकी फुलफिल नहीं हो पाए। बट ठीक है, जितना मैं कर पाया आंसर, जितना वो समझ पाए या मैं उनसे समझ पाया, क्योंकि वो गैलिक बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, तो शायद मैं उसकी आड़ में वो दिन निकल गया। जी जी जी। बट शाम को मुझे इतनी गिल्टी फील हुई कि यार हम फार्मासिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, बिल्कुल सर, बट हम पेशेंट काउंसलिंग नहीं कर पाए। तब मैंने उसी दिन वापसी में आते, मैं वहाँ ग्लासगो एक सिटी पड़ता है, तो मैं वहीं रहता था, सिटी सेंटर में ही रहता था। सबसे पहले मैंने बुक्स ली दोबारा। जी जी। और तब मैंने ये कसम खाई कि मैं फिर से फार्माकोलॉजी पढ़ूंगा और अपने आप को एक रियल फार्माकोलॉजिस्ट कहलवाऊंगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं यहाँ पे बाय चांस नहीं, बाय चॉइस इस फील्ड में आया। तो वो एक पैशन था मेरा कि मुझे जो पढ़ना है वो सिर्फ किताबें पढ़ के डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ना। जब तक कि हम सोसाइटी को कुछ नहीं दे पा रहे, जब तक हम पेशेंट काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाएंगे, जी जी, तब तक वो पढ़ाई का फायदा नहीं। तो फिर हमने खुद को एक्सप्लोर किया, फार्मेसी फील्ड को दोबारा से समझा जी। तो उसमें मेरे को खुद को ऐसा लगा कि नहीं, पढ़ाई करते करते ये नहीं है कि हमें डिग्री लेनी है, हमें ये सोचना है कि हम पेशेंट को कैसे बेनिफिट। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं फार्मेसी फील्ड की, जी जी, तो अपने श्रोताओं को भी मैं कहना चाहूँगा, फार्मेसी फील्ड एक ये नहीं है कि हम मेडिसिन को उठाया और दे दिया और बेच दिया। जी जी। तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में, जी जी, नई मेडिसिन को बनाने में, R&D बेस्ड न्यू रिसर्च करने में, पेशेंट डाटा मैनेजमेंट, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, क्लिनिकल थिंग्स। तो अभी हम क्या कहते हैं कि हम कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आए, मैन्युफैक्चरिंग से के साथ साथ अब हम पेशेंट केयर सिस्टम में जा रहे हैं। जी जी। तो अभी फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं रहा, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। तो इसीलिए जो भी हम फील्ड ऑप्ट कर रहे हैं, बेशक वो फार्मेसी है, बेशक वो नर्सिंग है, बेशक वो फिजियोथेरेपिस्ट है, या कोई भी फील्ड है, इंजीनियरिंग हो, कोई हो, हमें एक ऑब्जेक्टिव से उसको ऑप्ट करना है कि हम उस फील्ड में क्यों जा रहे हैं और हम सोसाइटी को क्या दे पा रहे हैं सर। क्योंकि बाकी सब तो माध्यम है, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि सोसाइटी का बेनिफिट, मेरे देश के लोगों का बेनिफिट, समाज को क्या दे पा रहे। तो भाई साहब देख पा रहे होंगे सर ने इस चीज़ को आपको बताया, और आपके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन और सर से लेते हैं। सर अभी तक तो जब हम काउंसलिंग के लिए जाते थे बच्चों के पास, तो हमारा चूँकि एनजीओ काफ़ी टाइम से सब बच्चों को हेल्प करता है इन द सेंस कि आपको काउंसलिंग में हेल्प, डायरेक्शन, सपोर्ट बच्चों को करते हैं हम लोग 12th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे। तो बच्चों की सर वेरी मोस्टली ये रहती है कि सर बेसिकली फार्मेसी क्या है, मतलब अगर उनको ये लगता है सर फार्मेसी सिर्फ जो है 2-3 हिस्से में बटा हुआ है, डिप्लोमा हो गया, बैचलर हो गया, आपका मास्टर हो गया और PhD हो गया। सर इसकी डीप रूप सर थोड़ा बहुत आप अगर इसको बता दें कि इसमें आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या बच्चा कर सकता है, उसमें क्या क्या बेनिफिट उसको मिल सकता है। जैसे हम समझते हैं कि एक फार्मेसी फील्ड जी वो रिलेटेड था कि मेडिसिन को लेके, जी पहले वो रिस्ट्रिक्टेड था कि हमें मेडिसिन सेल आउट करनी है। बिल्कुल सर, मैं एक दुकान पे, मेरी अपनी दुकान है, जी जी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट आएगा, एग्जैक्टली सर, और मैंने वो दवाई दे दी यही समझते सर। उसमें ये भी बता दिया कि ये कितनी बार खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कब नहीं खाना है, जी जी, और इससे ये हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल सर। लेकिन अगर अभी हम इसको देखें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। बिल्कुल सर। और अगर हम इसको देखें कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर मोटी मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। नंबर 1 इज प्रैक्टिस सेटिंग, जी, कि हम प्रैक्टिस क्या कर पाएंगे। दूसरा इंडस्ट्री, जी। तीसरा मैं क्लिनिकल सेटिंग्स, एकेडमिक्स और अदर्स में ले लेता हूँ सब। अगर प्रैक्टिस को देखें तो मैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो सकता हूँ, जी, मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो सकता हूँ, मैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हो सकता हूँ, मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो उसको कहूँ तो एक ही चीज़ है। इंडस्ट्री में मैं प्रोडक्शन में जा सकता हूँ, जी, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, जी, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकता हूँ,
क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकता हूँ, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में जा सकता हूँ, मैं उसको पैकेजिंग भी अपने आप में एक फील्ड है, पैकेजिंग भी, और सेल्स एंड मार्केटिंग भी है। जी जी। अगर मैं अदर सेटिंग्स देखे तो एकेडमिक्स में कोई आ जाए, कोई टीचिंग में है, कोई प्योर रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, कोई क्लिनिकल रिसर्च में है, कोई उससे रिलेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो पूरा एक होरिजन है जिसमें हम काम कर सकते हैं। जी। और अगर मैं कहूँ कि उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम इंडिया में फार्मेसी का क्या स्टेटस है, तो मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी आर द एज ए इंडियन वी आर द लीडिंग फार्मा प्रोड्यूसर। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd रैंक पे आता है वर्ल्ड वाइड। जी। उसके बाद वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर बहुत सारी कंट्री डिपेंडेंट है जब हम बना के उनको मेडिसिन दे रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, अभी आप लोगों ने, हम सब ने देखा है कोविड का टाइम, कोविड का दौर देखा सर। कोविड के दौर में इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जी, वो टेक्नोलॉजी प्लस पर्सनल कमिटमेंट की वजह से स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर। जहाँ सबने हाथ खड़े किए, इंडिया में बेशक वो डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल यस। तो इसमें एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। हमने इंडिया में रोबस्ट ग्रोथ इन बायोटेक इंडस्ट्री देखा। वैक्सीनेशन बनाना कोई आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था सर। तो बायोटेक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री एक दूसरे को हाथ में हाथ दे के जी इतना आगे बढ़े हैं कि पूरे वर्ल्ड उसको जानता है। इस बारे में मुझे कहने की। बिल्कुल सर। और अगर हम बाकी इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें, आईटी है, टेक्सटाइल्स हैं या अदर इंडस्ट्रीज को देखें, जी, जो फार्मा है इट इज अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। बिल्कुल। इसका जो रेट है बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे 2030 तक अच्छा हमारा एक्सपोर्ट और हमारी वैल्यू, जितनी मार्केट वैल्यू है, जी एग्जैक्टली डबल होने वाली है। अच्छा सर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको बोलते हैं कि सीधा ऐसे अच्छा सर। इस टाइप से हमारी ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। और अगर हम कहें कि चलो ये तो एक मार्केट की वैल्यूज हैं, बिल्कुल, इंडिया कहाँ है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। तो अगर मैं देखूं कि पिछले साल का बजट लें 22-23 और 22-23 वाला, तो 23 में भी बढ़ा है आगे अभी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स पूरी आई नहीं है, तो इसलिए मैं पिछले बजट की जो बात करूं, उसमें यूनियन बजट में 3,200 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा डाले गए रिसर्च के लिए। तो 3,000 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट अगर सिर्फ रिसर्च करने के लिए उस फील्ड में डाले गए, उसके आउटकम आप सोच सकते हैं क्या होगा, कितना अच्छा होगा। उसके अलावा अगर मैं कहूँ 83,000 करोड़, अच्छा सर, 83,000 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ने एलोकेट किए हैं हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। उसके अलावा 37,000 करोड़ जी नेशनल हेल्थ मिशन को अलग से दिए। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, मोदी जी का, वो ये था कि हेल्थ केयर सेक्टर अगर मजबूत है तो वही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएगा नेशन। तो एक कहावत भी है और सब जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, ये दो हमारे पिलर हैं किसी भी नेशन। एजुकेशन और हेल्दी नेशन, ये पैरेलली चलते हैं। और तो गाइस आप देख पा रहे होंगे सर, आपको फिगर के साथ आपको समझा पा रहे हैं कि देखिए आने वाले टाइम पे जैसे आप हमसे क्वेश्चन करते थे क्लास में कि अगर हम फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे आने वाले टाइम पे हमारे फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या प्लेसमेंट के ऑप्शन होंगे। तो डॉक्टर साहब ने वो भी आपको क्लियर किया। उन्होंने बताया कि देखो आने वाले टाइम पे इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, लेकिन आपको आना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारे फैक्ट को आपके सामने रखा, उन्होंने सारी चीज़ों को फिगर के साथ में रखा, फैक्ट के साथ रखा। उन्होंने कहा कि भाई आने वाले टाइम पे आपके लिए इस इंडस्ट्री में बहुत सारी मतलब आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे आप कहते थे कि भैया इसमें क्या है, मतलब सिर्फ हम दवाई देंगे, पर्चे से सिर्फ यही फार्मेसी का काम होता है, या फिर छोटा मोटा स्टार्टअप हम करेंगे। स्टार्टअप के साथ में आप आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा इसमें अपना जो करियर है उसको बेटर बना सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर है आपका इसमें अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं।
और इस कोर्स में आते हैं। डॉक्टर साहब एक चलते चलते सर आपकी तरफ से एक मैसेज हमारे जो तमाम हमें देख पा रहे हैं, एक मैसेज क्या देना चाहिए सर? मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, हमने कहा कि फार्मा फील्ड बढ़ रहा है, जी जी जी, वो एक अच्छी पेस के साथ बढ़ रहा है, बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े जो बेंचमार्क्स हैं वो इस्टेब्लिश होंगे। बट हम ऐसा नहीं है कि हम उस बोट में ऐसे बैठ जाएं जी जी कि वो हमारा नैया पार करवा दे। बिल्कुल, उसके लिए हमें भी काफ़ी कुछ तैयारी करनी है। तैयारी करनी है सर। तो मैं अपने यंगस्टर्स को एक स्पेशली ये कहूँगा जी जी जी, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपका समय थोड़ा सा और लूँगा। नहीं कोई बात नहीं सर, आप दे सकते हैं। जी उसमें हमें ये समझना है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट विल रूल द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हाँ जी सर। ऐसी कौन सी नई चीज़ें जो हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आ रही हैं और आ चुकी भी हैं और आने का स्कोप भी अभी और भी है, बिल्कुल, हमें वो समझना है। पहले जरूरी है सर। जी जी जी, क्योंकि जैसे कहावत थी कि वाई द ब्रिटिशर्स और अदर पीपल आर वेरी सक्सेसफुल, बिल्कुल, क्योंकि वो आने वाले सालों का सोचते थे, आज का नहीं। फ्यूचर का सोचते हैं सर। जी, तो हम कहते हैं वो आने वाले 50 साल, वो हमसे 50 साल आगे क्यों चल रहे थे? क्यों चल रहे थे? वो इसलिए क्योंकि हम उसको पकड़ नहीं पाते थे कि आने वाला टाइम क्या है। क्या है? अभी इंडिया वैसा नहीं रहा है। जी जी जी, अब इंडिया सेल्फ लर्निंग पेस पे है, बिल्कुल सर, उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, खुद के अपने अच्छे सिस्टम से वो काम कर रहा कर है। रहा है सर। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि कौन सा ट्रेंड है जो रूल करेगा इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर। जी जी जी, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल सर, एंड मशीन लर्निंग। मशीन, क्योंकि अभी हैंडमेड काम का टाइम नहीं रहा। जी, एआई का जमाना आ रहा है सर। तो जब तक एआई की हम हेल्प से नहीं आगे बढ़ेंगे, जी जी जी, तब तक हम उस पेस से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, फिर से मैं वही कोविड का टाइम दूंगा, हमें डाटा ही नहीं था, हमारे पास क्लिनिकल डाटा ही नहीं था। नहीं था सर। पूरा वर्ल्ड, बेशक अमेरिका में कहते हुए हेजिटेट नहीं करता हूँ, जो इतना डेवलप्ड कंट्री था, जी जी, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास डाटा नहीं है। डाटा नहीं, तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, मार्केट एनालिसिस, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी, उसके बाद सिंगल यूज प्रोसेसेस, जी जी, प्रिसीजन मेडिसिन, बायो प्रिंटिंग, इन सिलिको टेस्टिंग। जी जी, क्योंकि अभी हम ऐसे नहीं कर सकते क्लिनिकल ट्रायल। पहले एक ड्रग आती थी मार्केट में 15 साल में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो काम करने का सिस्टम था, उसको प्रोसेस था ड्रग डेवलपमेंट का, जी जी जी, ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट को प्रोसेस को देखो तो 15 साल कंप्लीट लग जाते थे। बिल्कुल, अभी हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, बहुत सारी इन सिलिको टेस्टिंग्स है, जी जी, तो हम पहले से ही लीड कंपाउंड को ले सकते हैं। तो रिसर्च के मामले में इन सिलिको टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल, और रियल वर्ल्ड डाटा। जी जी, तो ये सब अगर हम इस ट्रेंड को, इस साइंस को अगर हमने फार्मेसी एजुकेशन के साथ साथ जी जी, अपने को नहीं समझाया और ना अपग्रेड किया, तो हम उसमें भी पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ बीआईटी यूनिवर्सिटी में, जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है जी। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, अच्छा, यहाँ पे लॉ है, एमबीए है, जी जी, यहाँ पे सारी तरह की पढ़ाई दी जाती है। जी जी जी, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमें वो यूटिलाइज करना है। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को, जी। फार्मेसी स्टूडेंट्स को, अच्छा, हम कंप्यूटर साइंस के 2-3 सब्जेक्ट जो बेसिक्स हैं, C++, जी जी जी, पाइथन, ये भी कराते हैं सर? हमारा वैल्यू एडेड कोर्सेज के नाम से है। अच्छा, तो हम सेकेंड ईयर से बच्चों को जी जी, एक एडिशनल सब्जेक्ट देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम कंप्यूटर इंजीनियर बना रहे हैं, नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, लेकिन एक एडवांस तैयारी करा रहे लेकिन रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मा सेक्टर। तो इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चे की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बिल्कुल सर, और वो इसी एडिशनल सब्जेक्ट्स, वैल्यू एडेड का मतलब ये उसमें वैल्यू ऐड होगी, उसी के बेस पे वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, हम यहाँ पे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स करवाते हैं बच्चों को। जी जी जी, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर से वो कोई भी रिसर्च वर्क कर सकता है, कर सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर, टीचर्स उसके साथ रहते जी हैं। जी, टीचर्स के साथ, तो हमारे यहाँ पे बी फार्मा, जी एम फार्मा, सूटिक्स, एंकोलॉजी, जी जी, पीएचडी प्रोग्राम सब चल रहे हैं। सर सर, तो हम एकेडमिक्स के साथ साथ रिसर्च की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ जी जी जी, कि हमारे यहाँ के बच्चों के पेटेंट्स हैं, अच्छा सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। बी फार्मा बच्चों के पेटेंट्स हैं। अच्छा सर,
जबकि पीएचडी करते हुए आदमी अच्छा, तरस जाता है कि पेटेंट कर कब करना। जी जी जी। तो आपने अगर वो एक बच्चों को थोड़ा अच्छे से याद कर सकते हैं, 3 इडियट मूवी देखा होगा। जी जी बिल्कुल। तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट उसी बेस पे है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। रिजल्ट। किताबें ठीक हैं, वो पढ़ना है, समझना है, पेपर लिखना है, डिग्री लेना है, जी हम सिर्फ उतने में खुश नहीं हैं। जैसे मैं बच्चों को समझ पाता हूँ कि जी जी 3 इडियट मूवी सब बच्चों ने देखी होगी। बिल्कुल सर। तो जो उस मूवी में दिखाया गया है एंड ऑफ द डे जी 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 कि हमें पढ़ लिख के डिग्री नहीं लेनी है, हमें रियल लाइफ में कुछ प्रोफेशनल बनना है, बिल्कुल सर, कुछ करके दिखाना है। तो वो वहाँ पे उन्होंने पेटेंट्स दिखाए उनके, जी, जी, और ये सब दिखाया। जी जी तो हम वही मॉडल पे काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हुआ होगा फार्मा सेक्टर का। बिल्कुल। फिर भी एक शॉर्ट में बोल देता हूँ। जी 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 फास्टेस्ट ग्रोइंग और नंबर 1 एक्सपोर्टर वी आर गोइंग टू बी नाउ, बिल्कुल। है ना। जी जी और जो F&D, R&D, रिसर्च, अदर जितने भी एरियाज हैं बिल्कुल सर। उसमें इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया लीड कर रहा है। ये बहुत तो बड़ी कहीं से कहीं पे भी किसी भी तरह से ये कोई डाउट नहीं रखना है माइंड में कि फार्मा का जो स्कोप था वो लिमिटेड था। डॉक्टर साहब ने आपको इस चीज़ के लिए भी इनवाइट कर दिया कि जब भी आप कैंपस विजिट करना चाहेंगे आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर नीरज कुमार सेठिया सर हमारे साथ में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच में सर। सर थोड़ा सा आप बताएंगे सर कि आप यहाँ आप कब की एजुकेशन की जर्नी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए सर, कहाँ से आपने एजुकेशन स्टार्ट करी है इस फील्ड में, क्या कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैंने जो अपनी एजुकेशन स्टार्ट की जवाहर नवोदय विद्यालय से किया और मैंने बी फार्म किया। बी फार्म करने के बाद में मैंने गेट का एग्ज़ाम निकाला जिसको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कहते हैं। तो पहले फार्मेसी के लिए गेट का एग्ज़ाम होता था जिससे आपको मास्टर करने के लिए फेलोशिप मिल जाती थी। तो उस फेलोशिप के तहत मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी की फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी वो ब्रांच है जो हर्बल ड्रग को डील करती है और हर्बल से किस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल करके कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उस तरीके की ब्रांच से मैंने अपना मास्टर किया डॉक्टर हरि सिंह रॉय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात पीएचडी करने चला गया और 2012 में मैंने सक्सेसफुली अपनी पीएचडी कंप्लीट की। उसके बाद में वहाँ पे ही एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करने लगा। उसी यूनिवर्सिटी में मुझे एज ए टेम्परेरी पोस्ट पे टीचिंग असिस्टेंट रख लिया। फिर वो पोस्ट मैं चूंकि पीएचडी कर चुका था तो फिर मुझे करियर के नए अवसर के बारे में सोचने लगा और मैंने एक कंपनी में काम किया। तो कंपनी में काम करने के बाद मुझे लगा कि जो मैंने किया है वाकई में उसका क्रियान्वित क्या है, मीन्स कंपनी में कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहाँ पे मेरे जो स्किल थी जो मैंने सीख रखा था उस स्किल का इस्तेमाल मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए किया। और वो कंपनी थी पोल्ट्री बेस्ड कंपनी, पोल्ट्री के प्रोडक्ट बनाती थी। मुर्गी पालन के क्षेत्र में मुर्गियों को जो भी बीमारियाँ होती हैं उस क्षेत्र में वो उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रोडक्ट बनाती थी। तो बहुत समय से ये एक डिबेट चल रही है कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं एनिमल्स को और वो एनिमल्स ह्यूमन चेन में आके वो एंटीबायोटिक्स ह्यूमन में रेजिस्टेंट पैदा कर रहे हैं। तो उस कंपनी को ऐसा था कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो प्लांट बेस्ड हो, न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड हो प्रोडक्ट और उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना हो। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे ऐसे डेवलप किए जो प्लांट बेस्ड थे और एंटी माइक्रोबियल तरीके की जितनी भी डिसीज होती थी उसको दूर करने में वो सक्षम थे। गाइस आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर साहब ने आपको, आपके मन में जो कंफ्यूजन थी फार्मेसी को लेकर के वो ये थी कि फार्मेसी के बाद आप क्या करेंगे। आपके पास कुछ लिमिटेड, आप डॉक्टर एक दवाई लिखेगा फिर वो पर्चे में आपने दवाई देख करके आपने दवाई देनी होती है या फिर अपना छोटा मोटा स्टार्टअप करेंगे। लेकिन डॉक्टर नीरज सर ने आपको सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि आप किस तरह से आप आगे चल करके फार्मेसी के फील्ड में आप रिसर्च करते हैं, आप नई नई खोजें करते हैं, आपको इसका मौका मिलता है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आगे चल करके आपको बहुत सारी जो है किन किन फील्डों में आप जो है अपने आप काम को बहुत बेहतरीन तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं और आगे चल करके अपना नाम कमा सकते हैं। यानी कि उनका जो कहने का सार था वो यही था कि जो आपने उनके बातों को समझा होगा, फार्मेसी का जो फील्ड है
बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें रिसर्च से लेकर के, उसमें दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, उसमें जो अपने हर्बल जो मेडिसिनल प्लांट हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, उनकी चीज़ों के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो यानी कि फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर, जो हमारे बच्चे हमें देख पा रहे हैं, यानी कि जो हमसे जुड़े हुए हैं 12th वाले, इनके लिए एक मैसेज क्या आपके तरफ? मेरी तरफ से फाइनल जो 12th के जो बच्चे हैं, एस्पायरेंट हैं, जो अपने कैरियर को आगे बताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि वो कुछ रिसर्च या कुछ क्रिएटिविटी या फिर कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं जो समाज, देश और दुनिया के काम आ सके, तो उसके लिए फार्मेसी एक बेहतरीन अवसर है जहां पे बच्चे अपने आप को इस तरीके की फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को एक साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि फार्मेसी एक छोटी विधा नहीं है कि आप ये सोचो कि एक छोटी नौकरी मिल जाएगी, आप फार्मासिस्ट बन जाओगे, आप दवाई की दुकान खोल लोगे, आप दवाई को डिस्पेंस करोगे। ये एक लिमिटेड अवसर नहीं है, फार्मेसी का अवसर बहुत ब्रॉड है। इसलिए ब्रॉड है क्योंकि जब तक ह्यूमनिटी है, ह्यूमन हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, इतनी सारी बीमारियों के लिए दवाइयां बनाना, दवाइयां खोजना, प्रोडक्ट बनाना, ये भी एक अपने आप में आज भी चैलेंजिंग है और ये चैलेंजिंग बना रहेगा। तो इस फील्ड में अगर आप अपने आप को व्यवस्थित करना चाहते हो, अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको निश्चित तौर पे फार्मेसी का सिलेक्शन करके अपने आप के फ्यूचर को फिक्स करना चाहिए, सिक्योर कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर भावना, जो इस संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, मुझे 10 साल हो गए हैं। और कभी किसी वक्त जब मैं भी स्टूडेंट थी तो हर स्टूडेंट के दिमाग में ये कश्मकश रहती है कि मैं PCM या PCB के बाद क्या करूं, क्या ना करूं। और हर पेरेंट्स का, माँ बाप का यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बने। बिल्कुल, तो हमने भी यही सपना सोचा था, पर ऐसा नहीं है। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर तक है। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें फार्मेसी एक मेरे अकॉर्डिंग एक मतलब आज की जनरेशन देखते हुए एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें आप जा सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिसकी रोकथाम कहीं पे नहीं है, जिसके लिए हम वर्क कर सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये मैसेज है कि फार्मेसी जब भी आप अपनाएं तो समझें कि ये क्यों ज़रूरी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप उसमें दवाई देते हैं, डिस्पेंस करते हैं, बनाते हैं, बस बल्कि इसीलिए कि आप जनता को, आम जनता को क्या दे रहे हैं। अगर आपके पास इस चीज़ की नॉलेज होगी कि कब, किस टाइम, कौन सी दवाई किसके साथ देनी है। अब बहुत सिंपल सी मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों को, इनफैक्ट पेरेंट्स तक को ये नहीं पता होता कि हम कभी डॉक्टर लिखता है कि गर्म पानी के साथ दवाई दीजिए, ठंडे पानी के साथ दीजिए, पेट भरे होने के साथ दीजिए, तो उसका मतलब क्या है। तो दवाइयों का मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ बनाने तक क्या है, उसको समझने का, उसका नॉलेज का। और बहुत सारी ऐसे कभी कभी ऐसी डिजीज़ हो जाती है, कभी कभी ऐसी तकलीफ़ें आ जाती है शरीर में, जिसको कि अगर हम लोग समझें, बच्चे समझें, तो हम उसको वहाँ से क्योर कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली बच्चों को अगर हमें बताना है कि आप इस प्रोफेशन को सेलेक्ट करें, तो वो इसको इसलिए ना सेलेक्ट करें कि सिर्फ हम डॉक्टर बनना चाहते थे तो हमारा डॉक्टरों के साथ जुड़ाव रहेगा। इसलिए समझे कि हम सोसाइटी को भी कुछ दे सकते हैं, समझ सकते हैं कब हमें टेस्टिंग के लिए जाना है, कब हमें दवाई देनी है, कब हमें दवाई खिलानी है, किस मात्रा में देनी है, और वो दवाई बनती कैसे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें फार्मेसी जो है सिखाता है। बच्चों को हम इसी तरीके से एडवांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे गाइज, जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको बार बार यही इसी चीज़ पे ज़्यादा आपको जो है आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप फार्मेसी की फील्ड में आते हैं तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी खुलती है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, आप टेक्निकली इस चीज़ को समझते हैं कि किसी भी डिजीज़ को हमको कैसे उसको पढ़ना है, उसकी स्टडी कैसे करनी है, उसकी जो दवाइयाँ हैं उस पर हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारा आपके पास फील्ड है जिसमें आप अपने जो है अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आप आगे चल करके अपने उसमें आप फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है सिर्फ आप दवाई देते ही रह जाएंगे या फिर आपको थोड़ा सा अपना एक स्टार्टअप अपना शुरू किया बस उसी पे आप अटक जाएंगे। तो डॉक्टर भावना मैम ने भी आपको बताया कि देखिए आप आगे चलकर अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी खुलती चली जाती है। तो मैम जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स में देख पा रहे हैं? देखिए, व्यूअर्स जो हमारे व्यूअर्स है बेसिकली हमारे बच्चे हैं, आज की सोसाइटी है। और मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, जैसे कि सब लोगों ने देखा है कि 2020 कोरोना काल, वो काल जो है महाकाल था सबके लिए। तो बच्चों को, आज की आने वाली जनरेशन को हमें ये सोचना चाहिए कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद ऐसा कोई काल दोबारा ना आए। उसके लिए हम लोग अपने ही, अभी जो दौर चल रहा है वो एक दूसरे से युद्ध का दौर नहीं है, अब जो है बायोलॉजिकल वॉर का दौर है। तो उस बायोलॉजिकल वॉर का मतलब हमें उन्हीं दवाइयों से, उन्हीं चीज़ों से लड़ना होगा जो कि यहाँ पे हमारे आसपास एग्जिस्टिंग है। हमें किसी पर्सन से नहीं लड़ना, तो हमें उससे बचने के लिए प्रिपेयर रहना है। सोसाइटी को भी प्रिपेयर करना है, खुद को भी प्रिपेयर करना है कि कल को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी ऐसी तकलीफ आ जाए जो कि बहुत स्प्रेड होगी कंट्री में, देश में, कहीं पे भी, तो हम उसकी रोकथाम कर सके, लोगों को बचा सके और साथ साथ जो है सब लोगों का प्रॉपरली जो है ध्यान आकर्षित कर सके अपने प्रोफेशन जो कि हमारा फार्मेसी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय सर। डॉक्टर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे सर। आज का जो हमारा विषय है सर, हम जिस विषय को कवर कर रहे हैं फार्मेसी का है जी। और इसी परिप्रेक्ष्य में सर हम काफ़ी सारी जानकारी जो बच्चा जानना चाहता है हमसे, ट्वेल्थ में बच्चा पढ़ रहा है जी। उनका बेसिक क्वेरी यही रहती है कि सर हम फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किस तरह की लैबें होती हैं जी। और किस तरह का सब्जेक्ट और पाठ्यक्रम होता है हमारा। वो काफ़ी सारा सर उस चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है बच्चा कि फार्मेसी के सब्जेक्ट में अगर वो आएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें, उसको क्या क्या एक्सपोजर उसको मिलेगा। तो सर बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहब क्या क्या है फार्मेसी सर, थोड़ा सा पहले इस पर 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? देखिए पवार साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी सर। DIT प्रांगण में आप आए जी सर। और एक ऐसे मुद्दे पे बात की है जो यानी एक साइड तो लोग समझते हैं कि फार्मेसी एक रिनाउंड प्रोफेशन हो चुका है राइट सर। और देश का नहीं दुनिया के स्तर पे देखें तो भी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब हम किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, जैसे कि यह विश्वविद्यालय DIT विश्वविद्यालय गढ़वाल में स्थित है, देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी में। जी सर। और ये एक सिरे पे आ जाता है। जी सर। विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो गढ़वाल या उत्तराखंड राज्य को देखते हुए एक सिरे पे है। जी। तो बाकी की आबादी जो प्रोफेशन के साथ साथ विश्वविद्यालय से भी दूरस्थ है, बिल्कुल सर। जिसके चलते जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के आता है, हालांकि उसका मानसिक विकास और उसका जो संज्ञान है वो किसी से कमतर नहीं है। जी जी। लेकिन जानकारी ना होने के कारण वो बच्चा अपने निकटतम भविष्य की तरफ देखता है, तो उसको फार्मेसी एक विकल्प के तौर पे दिखता नहीं। बिल्कुल सर। क्योंकि उस फार्मेसी के साथ दूसरे कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो उसको ज़्यादा दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। बिल्कुल सर। तो उन बच्चों तक जो अपना निकटतम भविष्य देखना चाहते हैं और एक सुदृढ़ भविष्य की परिकल्पना करना चाहते हैं या साकार करना चाहते हैं, तो उनके लिए फार्मेसी एक बहुत ही सुनहरा व्यवसाय है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो DIT विश्वविद्यालय में पिछले 18 सालों से फार्मेसी कोर्स जो है वो चल रहा है और हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं, जैसा कि आप अभी आगे चल के देखेंगे भी।
तो जो विश्व स्तर की जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फार्मेसी बच्चे के लिए वो हमारे पास उपलब्ध सारी उपलब्ध है। जी ठीक है गाइज, आप देख पा रहे होंगे सर ने भी इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। सर ने बताया कि अगर आप फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है, अगर आप इसको चूज करते हैं और आप इस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों से आप क्या क्या मतलब आपको किस तरह की लैबें आपकी होंगी, किस तरह से आप यहाँ पर हमारे पास जब आएंगे, इनके पास सर के पास आप आएंगे पढ़ने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। तो इसी क्रम में सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सर हमारे पास थोड़ा सा मैं एक्सपोजर के लिए बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी रहता है कि फार्मेसी जो अगर हमारा पाठ्यक्रम है उसमें किस तरह की लैबें होती होंगी, किस तरह से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह से क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डॉक्टर साहब कि हम लोग वो सारे डिपार्टमेंट को थोड़ा एक बार अगर आप परमिशन दें तो सारी चीज़ों को देख लेंगे। जरूर तो बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा सर, वो और बेहतरीन तरीके से उसको समझ पाएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। थोड़ा उन तरफ बढ़ते हैं सर, तो देखिए उस बारे में आप थोड़ा समझाएं। ठीक है, चलते हैं पवार साहब। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा सेटअप एक साथ, इसको हम वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक के लिए या उसे परफॉर्म करने के लिए जो भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत रहती है, ये वो पूरा सेटअप है। जी ठीक है। तो जिससे कि आपने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जी मशीन। तो वैसे तो इसका जो काम करने का तरीका है या प्रिंसिपल कह लीजिए तो जेल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। जी। तो जो आप उधर देख रहे हैं बहुत छोटा सा ये जो ग्लास का जो बना हुआ है, जी, तो वहाँ तो हम ये इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अच्छा सर, ठीक है। और ये जो बड़ा सा बीच में सीपीयू टाइप का आप जो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये इसका जो है पूरा मेमोरी एक तरह का। अच्छा सर, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम है पूरा, और इसका जो एनालाइजर है वो एनालाइजर बॉडी ये है। अच्छा, ये इधर। तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राम वो डेवलप करने के बाद जी, उसके बाद फिर हम इसे ऑटो एनालाइजर यानी एनालाइजर के अंदर रख देते हैं जी, ठीक है जी। और फिर इसकी अलग अलग सेटिंग में जाके उसकी इमेजेस या जो उसका जो प्रिंट आता है ना, जैसे कहा ना फिंगर प्रिंटिंग जी, तो जो उसका प्रिंट आता है वो इसमें डेवलप हो जाता है, डेवलप होकर रिकॉर्ड हो जाता है और वो डाटा हम पूरा इस पे सेव कर सकते हैं। ये मतलब आपका बेसिकली सर जो हमारा जो ये जो लैब है ये हमारा डीएनए की टेस्टिंग के लिए है। हाँ, डीएनए टेस्टिंग के लिए है, जिसमें हम डीएनए तक तो टेस्ट कर सकते हैं और उसमें ये चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल डीएनए के साथ साथ और भी कई सारी प्रोटीन होती है, क्योंकि डीएनए खुद एक प्रोटीन है ना, अमाइनो एसिड्स है। तो शरीर में या किसी भी जीव शरीर में या पेड़ पौधे हों या चाहे वो एनिमल्स हों, तो उनके सैंपल को हम स्टडीज में कर सकते हैं। वो भी इसका पाठ्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और मशीन भी यहाँ पर ये सब इसी का सेटअप है जी। आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये ब्लड ऑटो एनालाइजर है जो आप पीछे देख पा रहे हैं अपने इधर देखेंगे तो ये जो GI HA3000 है, ठीक है। ये ऑटो हिमेटोलॉजी एनालाइजर है। इससे 100 से अधिक ब्लड के पैरामीटर्स हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें चेक कर सकते हैं। और ब्लड की मात्रा जो सैंपल है, सैंपल क्वांटिटी वो आधा ml भी सफिशिएंट होती है इसमें चेक करने के लिए, इसमें काम करने के लिए। यानी आधा ml ब्लड सैंपल लेके उससे अधिकाधिक जो है आप 100 से अधिक पैरामीटर्स की जांच पड़ताल कर सकते हैं। 100 प्लस आप पैरामीटर चेक कर सकते हैं। इसको ऑटो एनालाइजर इसीलिए कहा गया है। ये जो पवार साहब जो डिवाइस आप देख रहे हैं, जो मशीन आप देख रहे हैं जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है जी, क्योंकि इसका काम है किसी भी गीली चीज को यानी जो लिक्विड है जी, और हम उसको बिना तापमान बढ़ाए, बिना गर्म किए उसको अगर आप ड्राई करना चाहते हैं, पाउडर फॉर्म में लाना चाहते हैं जी, तो वो उसको हम यहाँ इसके अंदर सैंपल रख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टेनलेस स्टील की बहुत हैवी जैकेट मशीन है जी, ठीक है। इसके नीचे ये इसका स्टैंड लगा हुआ है। अच्छा सर। और ये हैवी जैकेट इसके अंदर एक ब्लैक कलर का जो रिंग है, ये सील है, इसको पूरी तरह सील कर देते हैं हम। अच्छा सर। वैक्स लगा के और इसके ऊपर से ढक देते हैं, ठीक है। इसका डिवाइस, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लायोफिलाइजर जी। सो लायोफिलाइजर का काम है बिना तापमान के जी किसी भी लिक्विड को या सॉल्यूशन को सुखा देना। अच्छा सर, ठीक है। तो जो सैंपल है हम इसके अंदर रख देते हैं और काम ये इस तरह से करता है कि इसके अंदर वैक्यूम है और तापमान को लगातार तेजी से गिराता है। अच्छा सर, ठीक है। एक तरफ तो वैक्यूम काम करता है और दूसरी तरफ तापमान गिरता है। अच्छा। तो वैक्यूम, यहाँ जो लिक्विड आपने रखा जी, देखो शुरू हो गया ना जी, तो इसको एकदम से ये वैक्यूम काम करना शुरू करेगा। जो लिक्विड है उसके मॉइस्चर को खींच के यहाँ ले आएगा इस जैकेट में। अच्छा, और उसको ये जमा देगा।
जी। फ्रीज कर देगा। ठीक सर, तो लिक्विड आपका यहाँ आके फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया जी जी ठीक है, जी जी। जिसको इसने एक तरह से लो प्रेशर में, लो प्रेशर में है ना, जी, लो जी। प्रेशर में खींच लिया। लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल के बजाय जो सॉलिड होता है लिक्विड में, कोई भी सॉल्यूशन अगर है जी जी तो उसका जो वेट है वो ज्यादा होता है बिल्कुल, उस मॉलिक्यूल का, तो वो वहीं रह जाता है और जो लिक्विड है वो यहाँ आके यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा जी जी। तो आपको कुछ ही टाइम में बिना तापमान बढ़ाए आपकी जो भी ड्रग सैंपल है जी। या कोई भी पदार्थ ऐसा है जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, और इसके साथ मल्टीपल असेंबलीज भी हैं। आप किसी शीशे के फ्लास्क में करना चाहते हैं, ग्लास फ्लास्क में, जी। तो वो अटैचमेंट यहाँ लगा दीजिए, एक साथ मल्टीपल फंक्शन। मल्टीपल एक साथ काफी जी। सारे जी। जी तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सर एक और ये- क्वेश्चन। तो ये इसका काम आता है सर। ये इसका काम है। आप इसको जो है जी। इसका तापमान सेट करके भी रख सकते हैं, टेम्परेचर और दोनों चीजों को, यानी समय भी, समय में जी। ठीक है। ठीक है सर, ये तो कॉमन छोटी मशीन है, हॉट प्लेट हो गया। ये जो है हमारा अल्ट्रासोनिक है, जी अल्ट्रासोनिकेशन के लिए। जी जी। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ अंदर पानी भर देते हैं अंदर, अच्छा सर, और इसके अंदर बास्केट है। तो इस बास्केट में आप कोई सैंपल है, ये जनरली काम आता है एक तरह का होमोजेनाइजेशन मिक्सचर बना, ठीक है ना, किसी भी चीज को मिक्स करने के लिए। जी जी जी। कोई चीज मान लो सोल्यूबल नहीं हो रही है तो इसमें रखने से अल्ट्रासोनिक वेव उसको मदद कर देती है डिस्पर्स होने में, अच्छा ठीक है। जी जी जी। तो इसकी जो अल्ट्रासोनिक वेव है आप उसे फील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग यूवी यानी अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट इसके अंदर लगी हुई है, अच्छा सर, ठीक है। इसको यूवी कैबिनेट भी बोलते हैं, अलग अलग वेवलेंथ पे। तो आपने देखा होगा कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जब उन्हें यूवी लाइट में रखा जाता है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में रखा जाता है, तो वो उस लाइट को पहले सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसे रिमिट करते हैं लिमिट करते हैं। और अलग तरह की फ्लोरेसेंस देते हैं, अलग रंग की। जी जी जी। तो ये भी एक एनालिसिस के काम आता काम आता है है, जी। आइडेंटिफिकेशन के, कि फला फला कंपाउंड है वो इस तरह की इतनी वेवलेंथ पे इस तरह की रोशनी या इन्फ्लोरेसेंस इमिट करेगा, देगा। जी जी जी। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये मदद करता तो गाइस आप देख पा रहे होंगे सर, बहुत बारीकी से आपको सारी चीजें समझा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ रहे हैं एक और मशीन की तरफ। है। अब आप अगर देखेंगे तो ये बहुत छोटी सी मशीन आपको दिखेगी, जी सर, इसका नाम है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। जी जी जी। तो ये कंप्यूटराइज्ड है, अच्छा ऑटोमेटेड है। जी बस इसमें क्या है, नीचे डिवाइस लगानी होती है, इसके असेंबलीज, जी 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 और नीचे स्टेशन पे। जी। तो इसका काम है किसी भी सेमी सॉलिड, यानी जैसे क्रीम है, क्रीम है सर, जी। तो क्रीम की विस्कोसिटी कितनी है, अच्छा कितना विस्कस है वो, जी 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 जी। ठीक है। अगर विस्कोसिटी पे हम ध्यान नहीं देंगे तो मान लो एक चेहरे पे लगाने वाली क्रीम है, जी जी या कोई एंटीबायोटिक क्रीम है, जी जी जी। या एंटी फंगल क्रीम है, वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो ठीक से स्प्रेड नहीं हो पाएगी, नहीं होएगी, ठीक है। जी, तो वो इन चीज़ों की विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए, पता करने के लिए कि कितना में हाँ उसमें, कितना है, तो ये मशीन उसमें हेल्प करती है सर। उसमें हेल्प करती है, ठीक है सर। ठीक है। ये तो सिंपल है, इसको तो है ओवन बोलते हैं, ओवन जी है ना, जी। ओवन है। ये VDRL शेकर है, यानी ये किसी भी चीज़ को मिलाने हिलाने के लिए यूज़ करते हैं। जी जी, शेकिंग कर लीजिएगा। उसको गिरने भी नहीं देगा और हिलाते रहेगा, अच्छा सर, ठीक है। जी जी हाँ, और टेम्परेचर भी। आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जी सर, जो बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जी फार्मेसी में, जी क्योंकि ये है रोटरी वैक्यूम एवापोरेटर, बूची टाइप बोलते हैं इसको, बूची टाइप, इसका नाम है बूची, जी जी ठीक है। जी। और इसका काम है कि ये तो बाथ टब है, बाथ टब में टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं आप पानी डाल के, ठीक है ठीक है। जी जी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इसको मैं थोड़ा अगर आपको चला के दिखाऊं तो बिना उसके तो आप यहाँ से देखेंगे। मैं इसको पहले कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी एक तरह का वैक्यूम है, जी जी आप देख रहे होंगे जी। कि ये चलना शुरू हो गया। बिल्कुल तो यहाँ हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क इसके पीछे लगा देते हैं, अच्छा जो कि पानी के लेयर पे टच रहता है यहाँ पे। अच्छा और जब हम इसको मशीन को ऑन कर देते हैं तो साथ में वैक्यूम भी लगा हुआ है, ठीक है। जी। तो ये वैक्यूम इसके अंदर से सारी एयर को खींच लेगा, पंप जो है,
और अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर से। हाँ जी और यहाँ पे जो कोई लिक्विड आपने भरा है जी वो वैक्यूम हो गया अंदर, जी जी। और बाहर जो टेम्परेचर है, अच्छा, अगर मान लो ये अंदर इसके अंदर वाटर है, वाटर वाटर के साथ कोई चीज मिक्स है, जी जी जी, तो वाटर जनरली 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू होता है, शुरू हो जाएगा। इवेपोरेट होगा। जी जी। लेकिन वैक्यूम क्रिएट होने के बाद 35-40 डिग्री पे ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और वैक्यूम लगातार काम कर रहा है, तो उसको जो वहां से जब वो बॉयल होगा 40 डिग्री पे, जी जी, उसके वेपर्स को यहाँ ले आएगा और ये कंडेंसर में इसको ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो जैसे ठंडा होगा लिक्विड होते ही ये इसमें कलेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, हमें फिर से उसे रिफिल करना है तो सैंपल लोड करना है, यहाँ सैंपल लाइए इसके नीचे, और जैसे ही हम इसको नोब में, इसमें एक होल है, आप देखेंगे यहाँ पे एक होल है, ये होल जैसे ही इसके सामने आता है तो अंदर वैक्यूम है, तो वो आपका सैंपल फिर से खींचेगा और इस टेफ्लॉन ट्यूब से फिर से उसी में रीलोड हो जाएगा, इसी में लोड हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर वो ड्राई होकर वॉल्यूम कम होगा, फिर से रीलोड कर सकते हैं और इसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ड्राइंग के लिए वॉल्यूम कम करने के लिए लो टेम्परेचर, अच्छा, कम से कम टेम्परेचर पे जी जी, हम किसी भी चीज को ड्राई करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प इस मशीन से हमको हेल्प मिलती है सर। तो ये जनरली एम-फार्म के बच्चे काम करते हैं। ये तो मल्टीपल वाटर बात है जिसमें आप इसको निश्चित टेम्परेचर पे आप सेट कर सकते हैं। मान लो 60 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री पे, और जहाँ भी आप देख रहे हैं इसके अलग अलग आप इसमें कोई भी सामान, कोई भी चीज़ ड्राई करने के लिए रख सकते हैं। सर। हाँ, ये वही सोनिकेटर है, ये इसका बड़ा रूप है जो ये सारी मशीनें सर इसी से रिलेटेड है ना सर? हाँ, सब ये मास्टर्स की लैब है, जनरली मास्टर के बच्चे, जो मास्टर्स वाले हमारे बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कोई बच्चा कहीं भी काम कर सकता है, वो भले ही बी फार्म का बच्चा है जी जी, या वो एम फार्म स्टूडेंट है या पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट, ठीक है, उसको जहाँ जैसी जरूरत लगेगी वो वहाँ पे जाकर उस हिसाब से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को इसको कहा जाता है फ्लूइड बेड ड्रायर। फ्लूइड बेड ड्रायर, जी जी, जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि फ्लूइड यानी लिक्विड, बेड यानी बिछा हुआ, ड्रायर यानी फ्लूइड को बिछा के फैला के ड्राई कर देते हैं। जी, तो इसका भी मैकेनिज्म वही है कि इसमें जो है वैक्यूम पंप लगा है और जो भी लिक्विड हम सैंपल इसमें लोड करते हैं यहाँ पे, जी जी, वो इसको जो है ऊपर फव्वारे की तरह ऊपर उड़ाता रहेगा। अच्छा, और अंदर ये उसमें फैलता रहेगा। ठीक है, जी जी जी, और जब किसी भी चीज को ये ऐसे ऊपर फव्वारे के रूप में छोड़ेगा, जी जी जी, और टेम्परेचर और वैक्यूम दोनों, वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, बिल्कुल सर। तो उसको मॉइस्चर को निकाल के ये एक तरफ कर देता है। अच्छा, तो जब नीचे जब गिरता है जी जी, तो वो उस लिक्विड में जो सॉलिड रहता है वो सॉलिड रह जाता है, लिक्विड को ये जो निकाल देते हैं। हाँ, तो इसका काम करने का तरीका तो ये है, और इसकी कैपेसिटी है 500 ग्राम 500 ग्राम कैपेसिटी। हाँ, तो ये भी किसी भी ऐसी सेंसिटिव दवाओं को जो हीट सेंसिटिव है, जी जी जी, जो हल्के से तापमान पे भी डिग्रेड हो जाती है, तो उनको ड्राई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और खर्चीली मशीन है, ऐसा नहीं है। जी जी जी, तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, इसलिए आपको दिखाई जा रही है। आपकी जो इसमें जो आपका सिलेबस है आपका फार्मेसी का, सर आपको बता रहे हैं कि कौन सा जो मशीन है वो कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मशीन नहीं होगी तब कैसे सीख पाएंगे उस चीज को। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं एक और नई मशीन की तरफ। आइए पवार साहब, जो दूसरी मशीन है हमारे पास जी, ये हमारे पास कर्णावती मेक मल्टीपल टैबलेट पंचिंग मशीन है। अच्छा, ये वाला सर? हाँ, रोटेटरी पंचिंग मशीन भी कहते हैं। रोटेटरी क्यों नहीं, क्योंकि ये रोटेट करता है, घूमता है सर जी। और इसकी कैपेसिटी है 16 स्टेशन पंचिंग मशीन है, तो 16 टैबलेट्स। अच्छा, 16 हाँ, 16 टैबलेट पर सेकेंड, एक साथ एक सेकंड के अंदर, तो एक सेकंड के अंदर। और ये फुली ऑटोमेटेड है। अगर मैं इसका ये कवर जो है इसको अगर उठा देता हूँ, अच्छा जी, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में रुक जाएगा, प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, और इसके समय समय पे जो भी पंच और डाई हैं उनको अपने इच्छा अनुसार या जरूरत के अनुसार उनका शेप साइज बदला जा सकता है। तो इसके टूल्स भी हैं। बच्चे जब सेकेंड ईयर में, फार्मेसी सेकेंड ईयर में आते हैं, तो किसी भी ग्रेन्यूल या डमी टैबलेट के तौर पर उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ, और
मास्टर्स में तो बच्चे खैर वो अपने रिसर्च पर्पज के लिए करते ही हैं। जी जी। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सर, है ना? अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा कंट्रोल पैनल इधर है, साइड भी है, ठीक है, हाँ। इस साइड से भी मैं रिमैक भी इसको बोलते हैं, कर्णावती मैक देख है, पा रहा हूँ जी। ठीक है। तो ये इमरजेंसी ऑफ है, बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जी या प्रोडक्ट आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, टैबलेट है, वो सही नहीं आ रही है, आप अचानक से इसे रोकना चाहते हैं, अच्छा, तो इसका जो आप देख रहे होंगे ये रेड नोब, इमरजेंसी, इसको एकदम खींच देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी सर। एट दैट पॉइंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, और इसका स्पीड कंट्रोल भी है, इसमें सारी इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्पीड मैंने बताई थी 16 टैबलेट 16 टैबलेट पर जी जी पर सेकंड है ना, लेकिन इसको कम भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कम चाहते हैं, हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है हाई स्पीड पे तो फिर आपको कम स्पीड करके देखना है कि वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, ये उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, नहीं है अगर पंच में तो कोई इशू नहीं है, तो ऑटोमेटिक है, इसमें सारी चीज़ें इसके आरपीएम वगैरह सब सेट करके छोड़ा जा सकता है, तो उतने टाइम बाद अपने आप ही ये बंद हो जाता है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये भी एक ऑटोमेटेड मशीन के बारे में सर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण मशीन है। हम उन्हीं मशीनों से, वैसे लैब के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत कॉस्टली है, हाईली कॉस्टली है, उन मशीनों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं एक और मशीन की तरफ, सब बताएंगे हमें। आप देख रहे होंगे ये आप क्योंकि दूर से देखने में तो जी जी आपको लगेगा कि ये एक कॉमन सी चीज़ है जी, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इस पे आप देख रहे होंगे स्टेबिलिटी चैम्बर लिखा हुआ है। जी 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 स्टेबिलिटी चैम्बर, तो ये किस स्टेबिलिटी की बात कर रहा है? जी कोई भी दवा अगर फॉर्मुलेशन है जी, तो उसकी स्टेबिलिटी की बात ये अच्छा, कर रहा है। और स्टेबिलिटी का मतलब आपने देखा होगा किसी भी दवा पे लिखा रहता है, एक्सपायरी लिखी रहती है, मेंशन रहती है, जो कि जरूरी भी है। ठीक है, तो उसकी दवाओं किसी भी दवा का मार्केट में आने से पहले उस पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर चेक है कि नहीं, या उस पर एक्सपायरी सेट है कि नहीं, और वो एक्सपायरी तय करने के लिए, पता करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर ऐसा है कि आप जब सैंपल रखते हैं, आप देखेंगे इसमें कुछ सैंपल्स रखे भी हुए हैं, ठीक है, लिक्विड सैंपल है, इंजेक्टेबल्स के सैंपल है, यानी इंजेक्शन वाली दवा है, ये इसके अंदर रखी हुई है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सैंपल रख छोड़े हैं और इसको जो है अलग अलग कंडीशंस पैदा की जा सकती हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, मॉइस्चर कम किया जा सकता है, या मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा के, तब क्या होगा। ठीक है, और लंबे समय तक, लंबी अवधि, लगभग 6 महीने तक लगातार प्रयोग करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं कि इस दवा की एक्सपायरी कितने दिन में लगभग हो जाएगी। उसके लिए इतना समय लेता है। जी जी जी, ठीक है, तो हमारे पास ऐसी 2 मशीनें हैं, क्योंकि जब एक बार शुरू हो जाती है तो लगातार किसी भी सैंपल को 6 महीने एनालाइज करने में लगते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस डेवलप करनी पड़ती है और बीच बीच में उसकी फिर टेस्टिंग भी करनी पड़ती है दूसरे माध्यम से, दूसरे तरीकों से, कि इस तरह की कंडीशन में कितना डिग्रेड हुई है, यानी बढ़े हुए तापमान पे, बढ़े हुए मॉइस्चर पे कितना डिग्रेड हुई है, ठीक, और कितने समय में हुई है। ठीक है, तो सारी रिपोर्ट्स हम यानी कंडीशन पैदा यहाँ करते हैं, फिर टेस्टिंग, उसकी एफिशिएंसी टेस्टिंग दूसरी मशीन पे करेंगे। तो गाइस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको ये भी एक्सप्लेन करके बताया, सर ने बताया कि ये मशीन भी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सारी चीज़ों को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको सारी चीज़ें। तो सर ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और उसके बारे में जो है अभी कुछ और भी है सर इस लैब में जो हम दिखा सकते हैं अपने नेक्स्ट कोई लैब। देखिए, अगर आप अपना कैमरा ऐसे एक बार घुमाएंगे तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है, छोटे छोटे भी हैं, बड़े हैं, जैसे डबल कोन ब्लेंडर है, कोटिंग पेन है, ठीक है, फ्राइबलाइजर है, ठीक है, ओवन है, एम्प्यूल सीलिंग मशीन है, और आपका कैप्सूल फिलिंग मशीन है, ऑइंटमेंट फिलिंग मशीन है, सिरप और लिक्विड फिलिंग मशीन है, बोतल सीलिंग मशीन है। तो ये सब वही मशीनें जो इंडस्ट्री में काम आती हैं, है ना, जिनके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, बस अंतर इतना है कि इंडस्ट्रियल जो सेटअप है, इंडस्ट्री की जो मशीनें होती हैं, उनका ह्यूज लेवल होता है, बड़ा लेवल होता है, और स्टूडेंट लेवल पे, लर्निंग लेवल पे सिर्फ प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल या कैसे काम करती है मैकेनिज्म समझने के लिए जरूरी होता है कि बच्चों को हर एक मशीन का, उस मशीन का एक्सपोजर मिले। तो आपके मॉडर्न क्लास है यहाँ पर जब इस कॉलेज के अंदर, तो सर ने आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने लैब के बारे में जानकारी दी, आपको बहुत सारी जानकारी दी। तो सर जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सर हमारे जो व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए बच्चे और जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से एक बार हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे सर। जी पवार साहब, सबसे पहले तो मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि
पवार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो मुहिम या जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपकी इस मुहिम के लिए, और अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हों, और वो बच्चे लाभान्वित हों जिन तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे, आपके व्यूअर्स जहाँ तक भी इसको पहुँचा पाएँ। रही बात फार्मेसी प्रोफेशन की, तो ये एक बहुत वास्ट और बहुत ही लुक्रेटिव बहुत आकर्षक व्यवसाय है। और आप देख रहे होंगे दुनिया में जब सब कुछ बंद था, फार्मेसी तब भी खड़ा था और कह सकते हैं एक टांग पे खड़ा था। ठीक है, तो फार्मेसी का महत्व मैं नहीं समझता किसी को बताने की जरूरत है, समझ चुकी है, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि फार्मेसी की क्या वैल्यू है या आने वाले समय में क्या होगा। इंसान खाना बंद कर सकता है, लेकिन दवा जब जरूरत होती है तो वो उसके बिना उसका सर्वाइवल मुश्किल होता है सर जी। तो और अच्छी गुणवत्ताओं की दवाएं बने, नई दवाएं आए, नए विद्यार्थी आए, नए दिमाग आए। तो मेरी शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के लिए जो भविष्य में इस प्रोफेशन में आते हैं और अच्छा नाम करते हैं। शुभकामनाएं सहित धन्यवाद। ठीक है, तो गाइज आप लोगों ने देखा डॉक्टर साहब ने हमसे सारी अपनी जानकारी साझा की, उन्होंने अपने नॉलेज से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। तो डॉक्टर साहब से विदा लेते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। थैंक यू सर। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में। आपने देखा होगा कि हमने आज जो हमारे फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स थे उन सभी से हमने बातचीत करी, उनकी राय, उनकी जो उन्होंने आपको जानकारियां दी फार्मेसी से रिलेटेड, वो सारी बातें आपने सुनी और इस सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप फार्मेसी की फील्ड में अपना जो करियर हैं वो देख रहे हैं और इस फील्ड में अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल आपने मुझे भेजे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन फार्मेसी से रिलेटेड, वो सारा चीज़ें आपकी जो है वो क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। और अभी मैं जाते जाते आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के एंड वाले पार्ट में, आप हमारी जो वीडियोज़ है इसको हर उस बच्चे तक पहुँचाइए जो 12th में पढ़ रहा है, पीसीबी जिसने रखा हुआ, जो फार्मेसी के फील्ड में आना चाहता है, पीसीएम वाला बच्चा है, पीसीबी वाला बच्चा है, उस तक पहुँचाइए। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं आपके सवालों के जो जवाब हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे दोबारा मिलूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपके जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा हैं और हम दोबारा इस पर जो है, अगर आपको चाहिए कि इसका कोई सेकंड पार्ट भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप मुझे लिखते हैं, मैसेज करते हैं, हमारे जो वीडियो की जो बॉक्स है, हमारा मैसेज बॉक्स है, उसमें तो हम दोबारा इसका सेकंड पार्ट में आपको इससे अधिक जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइज, मैं लेता हूँ आपसे विदा। फिर एक नए सेशन में एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट नमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम।